Hi everyone, my name is Kajal Goyal. एज अ जावा डेवलपर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा ईपीएम में और अदर कंपनीज में? So OOPS concepts बहुत ही important है. So OOPS concepts के questions generally companies पूछती हैं. Now moving on to Java 8 features. तो Java 8 features तो ना like interview के most favorite questions हैं. Java 8 features तो वैसे ही पूछ देंगे. तो आपको comparable, comparator. कि आपने जब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए आप सेलेक्ट हुए थे तो आपका जो पैकेज था वो डायरेक्ट इंक्रीज हो गया था कि कुछ मंथ बाद इंक्रीज हुआ था? जब आपने कंपनी चेंज की थी आपके पास ऑफर लेटर कितने आ गए थे? 8-9 ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ गए थे और उसके बाद तो कुछ ऑफर्स ऐसे थे कि लास्ट के एंड टाइम पे मुझे कंपनी को बोलना पड़ रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी इतना है, वो मीट नहीं कर पा रहे थे उस ऑफर को. ओके, तो ये कंपलसरी है क्या अगर आप जावा डेवलपर की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देते हो तो डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे? सो एरे और स्ट्रिंग आपको जनरली पता हो क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, इतना चल जाता है. बट अगर हम बात कर रहे हैं आप जावा डेवलपर हो और आप टारगेट कर रहे हो 3.6 से जंप करना चाहते हो 10, लेट्स सपोज वी आर एट 10 एंड वांट 15, 10 से 20 तक का जंप करना है. सो विदाउट डीएसए इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एरे स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल. जावा डेवलपर का काम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि यार ये रिक्वायरमेंट आई और ऐसा काम होता है. जावा बेसिकली इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज होती है. इंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब जहां बड़े बड़े लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, बिकॉज जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है. जावा डेवलपर में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है मार्केट में या नहीं है? अगर है तो कहाँ से अप्लाई करें? कोविड में ऐसा था कि इतनी सारी वैकेंसीज थी ना, इतनी ज्यादा वैकेंसीज थी कि इंटरव्यूज भी इतने लाइट होते थे. लाइक अगर आपकी तैयारी उतनी ज्यादा नहीं भी है ना, आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लोगे और आपका पैकेज भी यहाँ से ना वहां तक राइज हो रहा है. अगर कोई बिगनर जावा डेवलपर में जाना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या होने वाला है? तो जावा में भी वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले आपको उसके बेसिक पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है. आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए आप एरेज कैसे क्रिएट कर सकते हो जावा में. अगर काजल सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होती तो क्या होती? तो फिर शायद मैं एक्टिंग. हाय काजल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे. कैसे हो आप? मैं बढ़िया गौरव, तुम बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. तो आज काजल आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे फील्ड चुना आपने कि भाई मुझे आईटी में जाना है, और कहाँ से आपने स्कूलिंग की थी, कहाँ से आपने कॉलेज किया था, कहाँ से आप बिलोंग करते हो. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जिससे हमारी ऑडियंस को पता चले कि भाई काजल कौन है एंड उन्होंने क्या कर रखा है, फिलहाल किस कंपनी में काम कर रहे हैं. So starting with my introduction, hi everyone, my name is Kajal Goyal. So I did my schooling from Government Model Senior Secondary School, Sector 16, Chandigarh. So मैंने non-medical opt किया था and after that I did my engineering, that is Bachelor of Engineering from UIT Hoshiarpur in Information Technology. So basically non-medical opt करने का कोई back of the reason नहीं था. यूजुअली क्या होता है, जैसे कि मैं स्टूडियस थी तो 4 ही स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल. तो मैंने सोचा कि सारे के सारे जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो नॉन मेडिकल को ऑप्ट करते हैं. बस इसी कहते हैं ना कि भाग दौड़ में मैंने भी नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लिया. एंड आफ्टर दैट नॉन मेडिकल करने के बाद जो ऑप्शन बहुत कॉमन है दैट इज इंजीनियरिंग. सो उसी के साथ मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट की एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम UIT होशियारपुर. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड कॉलेज के बेसिकली फाइनल ईयर में हमारे कॉलेज में कंपनी आई दैट इज इन्फोसिस. सो इन्फोसिस हमारे कॉलेज में इकलौती मास रिक्रूटर कंपनी थी. सो बेसिकली उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि जैसे यूजुअली सारे फ्रेशर्स होते हैं कि मेरी इन्फोसिस में प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, लाइक दैट इट वॉज मिक्सड ऑफ फीलिंग. सो फाइनली मेरी प्लेसमेंट हो गई इन्फोसिस में एट द पैकेज ऑफ 3.6 एज अ सिस्टम इंजीनियर. सो जैसे ही मेरी इन्फोसिस में कैंपस प्लेसमेंट हुई, सच बताऊं गौरव, उस टाइम पे तो आजकल लोग कहते हैं कि इन्फोसिस हायर करती है 3.6 पैकेज पे, बट उस टाइम जब मेरा प्लेसमेंट लगा था इन्फोसिस कंपनी में 3.6 पे, आई वॉज वेरी हैप्पी. बिकॉज क्या होता है, हम फ्रेशर होते हैं, हम काइंड ऑफ जॉबलेस है, लाइक हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है. तो उस टाइम पे मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इंडिपेंडेंट होंगी, लाइक आई विल बी अर्निंग समथिंग और मुझे सीखने को मिलेगा. सो उस टाइम पर मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन की. एंड देन इन्फोसिस की सबसे खास बात जो है इट्स ट्रेनिंग. सो इन्फोसिस की ट्रेनिंग मैसूर में हुई थी मेरी .NET पे एंड दैट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. सो इन्फोसिस में मेरी ट्रेनिंग जो है वो .NET पे हुई थी एंड देन आफ्टरवर्ड मैंने जो अपना रोल है वो ट्रांजिशन किया, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी मुझे बाद में मिली. And then I have worked within the Infosys for around 3 years, 4 months, and then later on I have switched to EPAM. So currently I'm working with EPAM system. So this is all about me.
ओके यार काजल, एक चीज बताओ, जैसे आपने बताया था ना कि आपने जब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए आप सेलेक्ट हुए थे, तो आपका जो पैकेज था वो डायरेक्ट इंक्रीज हो गया था कि कुछ मंथ बाद इंक्रीज हुआ था, वो कैसे रहता है वहाँ पे? ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, सो बेसिकली मैं जब करंटली वर्क कर रही थी इन्फोसिस में एज अ सिस्टम इंजीनियर, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट इज अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की। तो इनका क्या सिस्टम रहता है, पहले तो आपको जो है इनका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन राउंड रहेगा और फिर इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन आफ्टरवर्ड इन्फोसिस क्या करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो स्टार्टिंग में मेरी जो टेक्नोलॉजी थी वो .NET पे थी, एंड लेटर ऑन इन्फोसिस में मुझे जो ट्रेनिंग मिली वो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, वो थी जावा टेक स्टैक पे। सो ट्रेनिंग के पार्ट में क्या करना होता है, हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं, वो हमें क्लियर करने होते हैं। और जब ये सारे क्लियर हो जाते हैं, हम प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद फाइनली इन्फोसिस हमें जो रोल ट्रांजिशन कर देती है फ्रॉम सिस्टम इंजीनियर, वट एवर द रोल, लाइक अगर आप सीनियर सिस्टम इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट हो, वट एवर द प्रोफाइल यू हैव, तो आपका ट्रांजिशन हो जाता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में। बट ये तब तक नहीं होता जब आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होते। लेट्स सपोज मैंने ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, ठीक है, बट मैं प्रोजेक्ट पे नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी पैसा किस बेसिस पे देती है, आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इसी बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है कंपनी से। बट लेट्स सपोज आपकी ट्रेनिंग हो गई है, बट आप बेंच पे हो अब, तो आपको इस वजह से कंपनी आपका रोल ट्रांजिशन नहीं करेगी। दे विल ओनली बी गोइंग टू डू जब आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाओगे, उसके बाद आपका जो पैकेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका ट्रांजिशन भी हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज हाउ मेरा ट्रांजिशन हुआ। या ओके, मतलब अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में एंट्री ले गए, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं हाँ. है। उसके बाद अगर जैसे आपने प्रोजेक्ट में एंट्री ली, 3 महीने काम किया, एंड उसके बाद अगर बेंच पे चले जाते हो आप, तो आपका पैकेज सेम ही रहेगा और चेंजेस नहीं होगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इट्स जस्ट लाइक एक बार आपको प्रोजेक्ट में आना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम ट्रेनिंग खत्म करते हैं, मान लो हमने ट्रेनिंग खत्म कर ली लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में आना है, आपके क्लाइंट राउंड्स होंगे, ठीक है, इंटरव्यू स्केड्यूल होंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रांजिशन। एक बार आप प्रोजेक्ट में आ गए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चाहे बाद में बेंच पर आ जाओ, बस एक बार आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट में आना है, बस इतना सा चैलेंज है और कुछ नहीं। उसके बाद आपका अपने आप रोल ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है, उस बेसिस पे, फिर उसके बाद आप दोबारा बेंच पे जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड पैकेज में कितना इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे? यस, गौरव सच बताऊं तो मेरा पैकेज जो था 3.6 था इनिशियली, जब मैंने इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन की थी। एंड जब मैंने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी देखी, सो इट वाज रिटन 9.5। सो लाइक मेरे को तो इससे शॉक लगा यार कि मेरा 3.6 से डायरेक्ट जंप हो जाएगा 9.5 पे, तो मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। और इन्फोसिस नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इनसाइडर्स के लिए। सो 3.6 से 9.5 डायरेक्ट जंप होता है। सो ये एक बात बता सकती हूँ कि एक रियल चैलेंज होता है कि आपकी व्हाट यू कैन से कि आपकी लर्निंग्स में। मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करना चाहूंगी। लाइक मेरी ट्रेनिंग .NET पे हुई थी माइसर से, और आफ्टरवर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन्फोसिस ने मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट दे दिया। सो जैसे ही मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया था, मेरे को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती थी, बिकॉज व्हाट हैपेंड, लाइक मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ और मेरी स्किल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था कि लाइक यार मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ और मेरे से जितने भी आसपास के कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे आगे निकल रहे हैं, बिकॉज लाइक आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, मैं अपस्किल नहीं कर पा रही हूँ। सो मैंने मैनेजर्स को बोला, मेंटर्स को बोला, सो दे लाइक ठीक है काजल आप प्रोजेक्ट पे काम करो, हम आपका वर्क देखेंगे, अगर हमें आपका वर्क पसंद आया तो हम आपको डेवलपमेंट दे देंगे। सो मैनेजर्स कहते हैं ऐसा, बट दे हार्डली डू दिस थिंग। सो बट यस, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन मैनेजर्स। सो मैनेजर्स यूजुअली नहीं करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। फिर फाइनली ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी आती है, एंड मैं इसे ग्रैब करती हूँ, इसकी प्रिपरेशन करती हूँ, और फाइनली आई गॉट ट्रांजिशन। सो 3.6 से 9.5 का जंप मिलेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड जंप आई वुड से। भाई डेफिनेटली यार, मतलब कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 3.5 पे लगते हैं, एंड उन्हें आइडिया भी नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं कंपनी चेंज कर दूं। भाई कंपनी चेंज करने की जरूरत ही क्या है, जब आपको सेम कंपनी में थोड़े से एफर्ट्स लगा के आपको पैकेज डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा, राइट? क्या 3.5 पे आपको एंड उसके बाद 9.5 का आपको पैकेज मिल रहा है। और इसका कोई टाइम लिमिट होता है क्या कि आप 6 मंथ के बाद ये एग्जाम दे सकते हो, या 1 ईयर के बाद जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद इन्फोसिस में? यस,
सो एक्चुअली गौरव कोई टाइम लिमिट नहीं होता. टाइम लिमिट इन दैट सेंस ऐसा रहता है कि पहले मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो अपनी, ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, आपको फाइनल वो अलॉट कर देते हैं आपका प्रोफाइल, उसके बाद से आप कर सकते थे. बट अभी उन्होंने थोड़ा बीच में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह स्टार्ट करी हैं कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, आपका थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रहना चाहिए. सो ये थोड़े सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है अभी कंपनी ने अप्लाई किए हैं. एंड और एक चीज बोलती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि आपने बोला ना कि लाइक क्यों लोग अप्लाई नहीं करते. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट हैपेंस इज कि सब लोग नहीं क्लियर कर पाते. द रीजन बीइंग इज बहुत स्टूडेंट सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, 8-8 घंटे में काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि वो तैयारी कर पाए. अगर आपकी थोड़ी विल स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है आप सैटरडे संडे थोड़ा पढ़ोगे, निकाल लोगे ये, तो फिर आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आप बाहर स्विच भी करोगे, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन लगेगी. बट ये है कि इन्फोसिस का थोड़ा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली टफ है. दैट आई वुड स्ट्रेस अपॉन. इतना ज्यादा मुश्किल स्विच करने में नहीं होता. बट यस, उस टाइम मैंने ठान लिया था कितना भी क्यों ना मुश्किल हो, मेरे को डीएसए चाहे पढ़ना पड़े, इंटरव्यू फेस करना पड़े, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है, आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए. आपको इस फियर से पीछे नहीं बैकआउट कर लेना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड मे बी यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट. ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, आपकी तैयारी आपको स्विच में काम आ जाएगी. तो अगर इंटरनल कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई वुड से कितना हार्ड भी आपको लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरा रोल ट्रांजिशन हो गया था तो सारे कहते थे यार बहुत ही अंदर इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर निकालना मुश्किल है, इससे अच्छा तो स्विच कर लो. मैंने कहा करो स्विच, क्यों मत, मतलब लाइक करो स्विच, इज जस्ट ट्राई करो. अंदर नहीं हो रहा है, उतनी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी ना उस प्रोसेस में, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाहर ट्राई करने के लिए. सो आई वुड से ट्राई करो, होता है अच्छी बात, नहीं होता सो यू विल बी हैविंग मेनी अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एज वेल. नहीं, ये बात तो आपकी सही है. मतलब अब मेरी जो ऑडियंस है, वो जिन लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में, उन्हें अब आइडिया लग गया होगा काजल. एंड ये जो आपकी जर्नी है ना, वो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए, क्योंकि सपोज करो बहुत सारे लोगों ने आइडिया भी नहीं है. अब फिलहाल वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें आइडिया लग जाएगा कि यार स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का हम एग्जाम दे सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा पैकेज भी डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा. काजल, मैंने जैसे एनालिसिस किया, आपने ऑलमोस्ट 3 ईयर स्पेंड किए हैं इन्फोसिस में. तो 3 ईयर क्यों किए? उससे पहले भी तो आप कंपनी चेंज कर सकते थे. ऐसा कोई दिमाग में चल रहा था कि यार कंपनी क्यों ही चेंज करना, और अभी ये टाइम आ गया कंपनी चेंज करने को, क्योंकि आपका पैकेज भी काफी अच्छा हो गया था? गौरव सच बताऊं तो इन्फोसिस इज लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब होता है ना कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपकी पहली कंपनी, पहली जॉब, मतलब वैसा वाला फितूर था मेरे दिमाग में. मतलब मैं बहुत ही ज्यादा वन साइडेड, बहुत अटैच्ड हो गई थी इन्फोसिस कंपनी से. बिकॉज स्टार्टिंग में आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. बिकॉज इनिशियली मैं .NET पे मैंने टेक्नोलॉजी ली, मतलब .NET पे मेरी टेक्नोलॉजी थी, और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सपोर्ट का मिल गया. तो इनिशियल टाइम पे मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी. अगर उस वाली काजल से पूछा जाता कि आप इन्फोसिस में कितना टाइम रहोगे, तो वो बोलती कि मैं तो बस निकल रही हूँ कैसे भी करके, मतलब मेरे को कोई इन्फोसिस से बाहर निकाल के ले जाए. बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, मेरा ट्रांजिशन हुआ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में. मैंने एग्जाम पास किया, मतलब 3 पॉइंट से जंप किया 9.5 पे, मेरा पैकेज इंप्रूव हुआ. फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग जो है वो जावा टेक्नोलॉजी पे हुई, जावा सीखने को मिला, जावा पे प्रोजेक्ट पे काम किया, एंड इतने सारे अच्छे कलीग्स बने, मतलब तो इतने अच्छे कलीग्स के साथ काम किया, मैनेजर्स के साथ काम किया, तो लर्निंग वाइज इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी. बट आई वुड से कि जैसे जितने भी मैं फ्रेंड्स से पूछ रही थी, दे वर लाइक यार मेरा जो है वो पैकेज लग गया, मैंने जो है स्विच कर लिया, हम यहाँ पे चले गए. क्योंकि जनरली होता है लोग 3 इयर्स के प्लस के बाद, जनरली ऐसा होता है लोग 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कंपनीज यूजुअली स्विच करते हैं. तो सब फ्रेंड्स को सुन के मुझे ऐसे लगा व्हाई शुड नॉट आई ट्राई, लाइक आई शुड हैव टू ट्राई ना, एटलीस्ट ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ देखी जाएगी. बिकॉज चंडीगढ़ में ही इन्फोसिस है और चंडीगढ़ में मेरा घर है. सो इसी रीजन वाइज मैं सोची थी कि यही ठीक है, अच्छा चल रहा है प्रोजेक्ट सब कुछ. बट येस, आई थॉट दैट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, देखी जाएगी बाद में. सो मुझे इन्फोसिस में काफी ज्यादा अच्छा लगा. माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग वॉज गुड. हाँ, बैक देन स्टार्टिंग में अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं इन्फोसिस के बारे में कुछ नहीं बोल पाती, बिकॉज रैंडम रहता है, फ्रेशर्स को किसी में भी मैप कर सकते हैं. बट इट्स अ गुड स्टार्ट. लाइक आप कहीं पर नहीं होते, कहीं स्टैंड नहीं करते, आप फ्रेशर होते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप कंपनी में जाते हो, एक्सपीरियंस एक्वायर करते हो, रादर आपके पास सपोर्ट का प्रोजेक्ट भी है. मैं कहती हूँ साइड बाय साइड सीखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. सपोर्ट के प्रोजेक्ट में नहीं सीखने को मिल रहा, खुद से सीखो, लर्न करो. कंपनी का टैग है इन्फोसिस का,
टैग भी नहीं है तो एटलीस्ट स्किल्स के साथ उस टैग को ऐड ऑन करके चलो और फिर स्विच करने का ट्राई करो। मेरा स्पेशलिस्ट नहीं होता तो मैं स्विच ही करती, बिकॉज मैंने सोच रखा था मैं सपोर्ट के काम में और काम नहीं करूँ, सपोर्ट के प्रोजेक्ट में और काम नहीं करूंगी। द रीजन बीइंग इज मैं अपनी इनिशियल ग्रोथ को स्टॉप नहीं करना चाहती थी। सो मैं बहुत क्लियर थी इस बात को लेकर। ओके, नहीं होना भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जब आपको लगता है कि यार ये डोमेन आपके लिए बना नहीं है, ये सपोर्ट प्रोजेक्ट आपके लिए बना नहीं है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो हमें उस प्रोजेक्ट में फिर रुकना ही क्या, डेफिनेटली चेंज कर देना चाहिए। काजल, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मैं जावा डेवलपर का आपका इंटरव्यू का प्रोसेस पूछूं एंड आपका एक्सपीरियंस पूछूं, बट उससे पहले मेरा एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने कंपनी चेंज की थी आपके पास ऑफर लेटर कितने आ गए थे? गौरव सच बताऊं तो ऑफर लेटर तो उस टाइम मेरे पास काफी आ गए थे, मतलब 8-9 ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ गए थे। और उसके बाद तो कुछ ऑफर्स ऐसे थे कि लास्ट के एंड टाइम पे मुझे कंपनी को बोलना पड़ रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी इतना है, वो मीट नहीं कर पा रहे थे उस ऑफर को, तो फिर वो ऑफर उन्होंने खुद ही, मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, रिलीज नहीं किए। सो ऐसा था। ऑल्दो ये रिसेशन का टाइम था, मैंने भी डिफिकल्टी फेस की है लाइक अदर स्टूडेंट्स और वट एवर यू कैन से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फेस करते हैं, बट येस आई केप्ट ऑन ट्राइंग हार्ड और फाइनली ट्राई करते करते मेरा जॉब स्विच हो पाया। नहीं डेफिनेटली यार, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो 90 डेज के नोटिस पीरियड में आती है, और आप इन्फोसिस में काम करते हो एंड इन्फोसिस में आपने वो 90 डेज का नोटिस पीरियड वाला इशू देखा होगा कि जब कंपनीज के पास आपके पास कॉल आते हैं तो पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का है, आप बोलते हैं 90 डेज का, तो भाई उसके बाद आपको कॉल बैक नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट मार देंगे आपकी प्रोफाइल को। तो ये इशू आपने कैसे सॉल्व किया था कि यार 90 डेज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया आपके थ्रू, या फिर कौन सी कंपनी थी ऐसी पहली जिसने आपको बोल दिया कि भाई ठीक है आप आओ इंटरव्यू दो, हमें कोई मतलब नहीं है 90 डेज के नोटिस पीरियड से? ओके, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वैसे किसी को अगर नहीं पता मेरे व्यूअर्स को, तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी शूट किया हुआ है, 90 डेज का नोटिस पीरियड कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने कैसे हैंडल किया था, लाइक देखो इन्फोसिस का 90 डेज का नोटिस पीरियड सुन के ऑब्वियसली कोई इंटरटेन नहीं करेगा, बट देयर आर मेनी कंपनीज, एसेंचर है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, बहुत सारी कंपनीज एंटरटेन भी करती हैं, बट उसका कॉल आपको आए ये भी जरूरी नहीं है ना। तो इनिशियली देखो मैंने तो बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं तो सबको अपना जो नोटिस पीरियड है वो कम ही बताती थी। आपने 90 डेज का नोटिस पीरियड नौकरी पे अपडेट कर दिया, लिंक्डइन पे आप कोई भी जॉब पोस्टिंग आ रही है उसमें 90 डेज मेंशन कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपको सिंगल कॉल आएगी? नहीं आने वाली, लिटरली एक कॉल नहीं आने वाली। क्योंकि रीजन क्या रहता है, क्योंकि एचआर को भी पता है कि यार आज इसका इंटरव्यू स्केड्यूल करके इसने कंपनी ज्वाइन कर ली, लेट्स सपोज इसके पास ऑफर लेटर आ गया, बाद में इसके पास इतने सारे डेज हैं कि ये बाद में और कंपनीज में जाकर नेगोशिएशन करते वक्त अपना पैकेज बढ़ा लेगा, और फिर फाइनली जिस कंपनी ने मुझे फर्स्ट चांस दिया ज्वाइन नहीं करने वाला। ये सब एचआर को ऑलरेडी पता होता है, इसी वजह से वो अपना जो नोटिस पीरियड है वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा कैंडिडेट को वो अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाएं जिसका नोटिस पीरियड कम हो। तो मैं तो यही करती थी, मैं अपना नोटिस पीरियड ऑलरेडी 45 to 60 डेज मेंशन कर देती थी। उसके बाद मुझे जो एचआर की कॉल आती थी तब मैं उन्हें कन्विंस करती थी अपनी टेक स्टैक से कि मुझे इतना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है, और मैं उन्हें बताती थी कि मेरा एक्चुअल जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है, बट मेरे को कंपनी जल्दी रिलीज कर देगी बिकॉज मेरी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और मैं बेंच पे आने वाली हूँ। सो सिर्फ यही एक तरीका था उस नोटिस पीरियड को हैंडल करने का, और उसी तरीके से मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाते थे। और एक बार ऑफर लेटर आने की देर है, ऑफर लेटर आया तो आप रिजाइन कर सकते हो, सेकेंड आपके पास एक जो प्लस पॉइंट ये रहता है कि लेट्स सपोज उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लेट्स सपोज वर्स्ट टू वर्स्ट केस आपके पास कोई ऑफर नहीं आया, बाद में आप अगर एचआर को बोलते हो कि आप बाद में एचआर को बोलते हो कि मुझे मैनेजर्स ने रिलीज नहीं किया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, मैं रिलीज नहीं हो पाया, तो वो एचआर जो है वो आपका जो है वो टाइम स्ट्रेच कर देंगे। क्यों स्ट्रेच कर देंगे? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर यू ना, लाइक दे हैव वेटेड फॉर 60 डेज 45 डेज, सो वो आपका वेट और एक महीना कर लेंगे। सो एक बार ऑफर लेटर आने की देर है, सो मैं तो ऐसे ही हैंडल करती थी अपने नोटिस पीरियड को। सो दिस इज हाउ आई हैव हैंडल्ड। और सबसे पहला जो ऑफर लेटर मेरे पास आया था वो एसेंचर से आया था, और गौरव आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एसेंचर से ऑफर लेटर आने के बाद यूजुअली लोग क्या करेंगे, 3 महीने का उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था मेरा,
पर उन्होंने इतना कम पैकेज ऑफर किया था कि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पैकेज पे शिफ्ट करूँ। तो मैंने पता नहीं वो कहते हैं ना, रिजाइन ही नहीं डाला कंपनी से। मतलब मेरे जैसा कोई मत करना, बट मैंने ऐसा किया था। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी इस पैकेज से, तो मैंने रिजाइन ही नहीं किया था। आई केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर अदर गुड ऑफर्स। आई वाज लाइक दैट, लाइक मैंने ऐसे किया था। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि हाँ। बट यार नहीं, इसका रीजन मैं बताती हूँ क्या था। क्योंकि मार्केट में वो बहुत ज्यादा फैल रखा था ना, रिसेशन रिसेशन रिसेशन। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार, मान के चलो वर्स्ट टू वर्स्ट केस कि अगर मैंने रिजाइन डाल दिया, मेरा ऑलरेडी मार्केट मतलब 10 है और 13 मिल रहा है, 13 भी फिक्स नहीं, मतलब वेरिएबल्स वगैरह ऐड ऑन करके मेरे को लोकेशन गुड़गांव की मिल रही है, जाने में वाली नहीं हूँ। और मेरे को लगता था कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, मैं अच्छा ऑप्ट कर लूंगी, पर मेरे को मार्केट पे भरोसा थोड़ा कम हो रहा था। तो इसी रीजन वाइज मैंने सोचा कि थोड़ा और ट्राई करती हूँ, मे बी बेटर पैकेज 15 तक जाएगा। मेरा ये था 15 अगर कोई देगा तभी मैं रिजाइन डालूंगी। तो मैंने अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। मैं नहीं किसी को कह रही, बट ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा इनिशियल पैकेज था वो काफी अच्छा था। तो मैं 13 के साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी, वो भी विद वेरिएबल मिला के 13 था। सो दैट्स हाउ आई कलेक्टेड सो मेनी ऑफर्स। और फिर फाइनली एक डिसीजन लिया कि ईपैम में ज्वाइन करूंगी मैं। नहीं यार, बट वैसे आपका आइडिया तो ठीक था, बट ऐसे कभी मत करना। मैं अपनी ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, हाँ, मैं यही तो कह रही हाँ, हूँ। वो प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि एचआर बाद में अगर आपको ऑफर लेटर दे भी दिया है तो वो रिजेक्ट मार देंगे आपके ऑफर लेटर को, अगर आपने नोटिस पीरियड पे नहीं गए हो तो। क्योंकि वो इशू होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने भी ऐसा किया था। फिर कंपनी क्या करती है, आपके ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर देती है, वो इशू होता है। अच्छा काजल, गौरव, हाँ, गौरव मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट ही नहीं किया था, मतलब खुद ही नहीं एक्सेप्ट किया था। अच्छा, आपने ऑफर लेटर ही एक्सेप्ट नहीं किया था? ओ, मैंने खुद ही उनको बोल दिया था कि आई डिजर्व बेटर देन दिस एंड दे वर नॉट रेडी टू पे। आई नो बाद में नेगोशिएशन हो सकती थी, लेटर ऑन मेरे पास ऑफर्स आ सकते थे, बट ये मैं खुद, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मेरा इन्फोसिस के साथ बहुत वैसा था कि आई वाज जस्ट ट्राइंग। मेरा मतलब माइंडसेट ऐसा था कि अच्छा पैकेज मिलेगा तब आई वाज लाइक कि फिर ठीक है, मेरे को हिम्मत आएगी ना इन्फोसिस से रिजाइन करने की, यार अच्छा मिल रहा है तब मतलब रिजाइन करती हो। मेरे साथ ऐसा था। सो दैट्स हाउ आई डिड। सो मैं बहुत ट्रू हूँ, आई एम नॉट लाइंग एनीथिंग। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, क्योंकि 90 डेज में कोई भी कंपनी जो है वो ऑफर लेटर रिलीज नहीं करती, आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो, आफ्टर देन ट्राई करो और नेगोशिएट करो, और फाइनल में जाके आपको इससे कहीं ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा होगा। सो ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा लिटिल बिट डर लग रहा है, वो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं उस केस को शेयर कर रही हूँ। ओके, नहीं ये बात भी ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। एंड काजल, ये आपका जो सिनेरियो बना था ना वो भी ठीक था, क्योंकि होता क्या है ना, हमारा पैकेज इतना तो है ही है, मेरा चल रहा है, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मुझे और अच्छा बेटर पैकेज मिल गया, ऐसा नहीं कि यार 20% हाइक पे मिल गया, 30% हाइक पे मिल गया, अगर मुझे 60% मिलता है, 70% मिलता है, तो मैं एक बार सोच सकता हूँ। क्योंकि मुझे चलो पीछे तो कोई इशू नहीं है यार, 9.5 लाख का पैकेज बहुत होता है, एंड मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो उससे बेटर पैकेज मिलता है 50 लाख का या 16 लाख का, तो डेफिनेटली मैं चेंज के लिए सोचूंगी। 12 लाख के पैकेज पे मैं क्यों चेंज के लिए सोचूंगी? तो आपका जो आइडिया था इसके पीछे वो बहुत सही था। आपने सही सोचा था कि यार नहीं, इसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बेटर के लिए डिजर्व करती हूँ। काजल, मेरा एक क्वेश्चन है। गौरव, हाँ, बस एक चीज छोटी सी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक्चुअली इसी से ना मैं अपने एक फ्रेंड से भी थोड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे फ्रेंड ने क्या किया, रिसेशन का टाइम है, ठीक है, अभी उसके पास कोई भी सिंगल ऑफर नहीं है। वो किसी भी कंपनी लाइक कोई भी कंपनी, रैंडम कंपनी उसे कॉल करती थी, वो ऐसे ही बोल देता था मेरा जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है। ऐसे जो एचआर थी वो कॉल रख देती थी, ठीक है, वो उसका जो इंटरव्यू स्केड्यूल ही नहीं होता था। लाइक ही वाज वेरी ट्रू, सबको बोलता 90 डेज का नोटिस पीरियड। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो एचआर है वो उसका इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं करी थी, उसने इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में आके सीधा रिजाइन ही कर दिया। लाइक मैं तो देख लूंगा, जो होगी देखी जाएगी। बट आई वुड से he was very good at coding and all that stuff. उसको फर्स्ट मंथ कॉल्स नहीं आई, सेकंड मंथ कॉल्स नहीं आई, थर्ड मंथ में बहुत एंड में जाके ही गॉट सम कॉल्स। तो मैं कहूँगी इतना ज्यादा आपको डेयरिंग भी नहीं करना। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो ऐसा नहीं कि सीधा रिजाइन कर दो, मतलब एटलीस्ट एक ऑफर ग्रैब करो, फिर रिजाइन करो और फिर उसके बाद नेगोशिएशन करो। तो ये एक थोड़ी सेफ स्ट्रैटेजी है। बस जिसको रिस्क लेना वो कैसे भी लेगा, वो आपकी मर्जी है। बट आई वुड से कि अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अगर आपका बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है, यू आर हैप्पी, बट जस्ट आपको पैकेज इंक्रीज करना है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करते हुए दूसरी
अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करो। उसके लिए बस यही बोलो कि मेरा जो नोटिस पीरियड है वो कम है, ये एक तरीका है इंटरव्यू शेड्यूल करने का। आप मुझे बताओ, आपका एज अ जावा डेवलपर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा ईपीएम में और अदर कंपनीज में? या सो गौरव, टॉकिंग अबाउट जावा का एक्सपीरियंस की बात करें तो जावा में वही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम जावा डेवलपर्स हैं तो जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरीली इंपॉर्टेंट, वो तो आपको आनी ही चाहिए। सो कोर जावा में जनरली जो क्वेश्चंस है वो इसी के अराउंड पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जनरली कंपनीज पूछती हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर हम उसमें अच्छे हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी मुझसे पूछ ही लेती थी कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। और सेकंड, मल्टी थ्रेडिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इवन फ्रेशर्स से भी मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब। सो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो है आने चाहिए। उसके बाद कलेक्शंस फ्रेमवर्क पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप क्या है, हैश सेट हैश मैप क्या है, एरे लिस्ट क्या है वर्सेस लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चंस जनरली कंपनी पूछती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू जावा 8 फीचर्स। तो जावा 8 फीचर्स तो ना लाइक इंटरव्यू के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जावा 8 फीचर्स तो वैसे ही पूछ देंगे, तो आपको कंपेरेबल कंपैरेटर, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये सब अच्छे से आना चाहिए। और इस पे स्ट्रीम एपीआई के आपके अच्छे खासे कोड होने चाहिए, मतलब कोई इंटरव्यू आपका बिना स्ट्रीम एपीआई के कोड के हो ही नहीं सकता। अब तो कंपनी जनरली पूछ ही लेती हैं। अब आपका उनका पैटर्न रहता है, पहले वो आपसे जावा से रिलेटेड पूछेंगे, देन दे विल मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क। और अब जो मार्केट में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है दैट इज द स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट पूछते हैं। स्प्रिंग बूट में आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जनरली कंपनी पूछती है। स्प्रिंग बूट अनोटेशंस पूछती हैं। बीन स्कोप क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं स्प्रिंग बूट से रिलेटेड। सो जब ये क्वेश्चंस पूछने के बाद दे यूजुअली जंप ऑन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब आपको जावा आता है, स्प्रिंग बूट आता है, पर आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे? सो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव टू गो थ्रू ORM फ्रेमवर्क, दैट इज हाइबरनेट। सो हाइबरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैपिंग हो गया, हाइबरनेट में JPA मैपिंग हो गया। सो हाइबरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1 to many मैपिंग हो गया, ये सारी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एंटिटीज वगैरह कैसे बनती है, टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेटाबेस कोई भी कर सकते हैं। SQL में वो आपसे जॉइंस पूछ लेंगे, सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो माइक्रो सर्विसेज देयर फेवरेट टॉपिक। माइक्रो सर्विसेज में मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस हो गए। माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, अगर एक माइक्रो सर्विस में फेलियर आता है तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो उस सिनेरियो को। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कंपनीज पूछती हैं। एंड एरे एंड स्ट्रिंग इज देयर फेवरेट टॉपिक। DSA में कोई भी कंपनी एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, बीइंग अ जावा डेवलपर ये हो नहीं सकता। सो एरे का आपको अच्छे से कोड लगाना है, स्ट्रिंग का कोड लगाना है। लेट्स सपोज स्ट्रिंग में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको स्ट्रिंग दे रखा है, 2 स्ट्रिंग दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है कि वेदर S1 स्ट्रिंग 1 इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ S2 और नॉट, लाइक दैट क्वेश्चन। एरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, और ये पूछा जा सकता है कि सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे। तो ऐसे जावा से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एरे से और स्ट्रिंग से, तो इन क्वेश्चंस पे काफी फोकस रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चन आने चाहिए। लीनियर DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इतना बेसिक कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और जावा टेक्नोलॉजी पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस तो जनरली पूछे ही जाते हैं, जो मैंने बताया स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस भी जरूर पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक ये सब तो करना ही चाहिए। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट जैसा बनाया होगा उसके ऊपर भी इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, उसमें आप मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो, लॉगिंग कैसे चेक कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट क्या कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है आपके प्रोजेक्ट में। सो दीज टाइप ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स जो है वो जनरली पूछते हैं। सो इस टाइप का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहता था मेरा। सो DSA हो गया, जावा आपका हो गया, कोर जावा, एडवांस जावा,
एंड देन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क एंड हाइबरनेट, सो स्प्रिंग डेटा जेपी भी आप कर सकते हो उसके बाद, एंड दैट सीक्वल सर्वर डेटाबेस के लिए, माइक्रो सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट के लिए कोई भी आप डॉकर जेंकिन कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो. सो लाइक दैट इट हैपन्स. सो ऐसे मेरे इंटरव्यू रहते थे यूजुअली. सो 3 से 4 राउंड, कभी एक राउंड, मतलब ऐसा सॉरी एक राउंड नहीं, मतलब 3 से 4 राउंड, किसी कंपनी में 2 राउंड, और लाइक दैट आई हैव फेस्ड. ओके, तो ये कंपलसरी है क्या अगर आप जावा डेवलपर की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देते हो तो डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे? देखो गौरव, कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज अगर मैं जावा डेवलपर की बात करूं तो जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी थी 3.6 पैकेज पे, मुझसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. बहुत ही सिस्टम इंजीनियर उनका एक बहुत ही बेसिक प्रोफाइल है, उस पे उनको चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, ठीक है. वो डीएसए इतना ग्रिल नहीं करते. उनका फर्स्ट राउंड रहता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, सेकेंड राउंड उनका इंटरव्यू रहता है, उसमें आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है, तो आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज वो टेस्ट करते हैं, ठीक है. सो एरे और स्ट्रिंग आपको जनरली पता हो क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, इतना चल जाता है. बट अगर हम बात कर रहे हैं, आप जावा डेवलपर हो और आप टारगेट कर रहे हो 3.6 से जंप करना चाहते हो 10, लेट्स सपोज वी आर एट 10 एंड वांट 15, 10 से 20 तक का जंप करना है. सो विदाउट डीएसए इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एरे स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल. द रीजन बीइंग, जावा का फाउंडेशन क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिकल बिल्डिंग हो रही है इसके पीछे ना, तो एरेज और स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपसे स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो भी आपकी लॉजिकल बिल्डिंग को टेस्ट करने के लिए पूछते हैं. तो एरे स्ट्रिंग के इजी टू मीडियम क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करने हैं, और लीनियर डीएसए कह रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए. बट अगर आप बेसिक पैकेज की बात करते हो 3.6 के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आपको 10 तक जाना है, 10 से 15 तक जाना है, तो दैट्स रियली नीडेड. मतलब एटलीस्ट लीनियर डीएसए की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए. फिर आपको टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, दैट इज द मेन कोर, जावा, स्प्रिंग बूट एंड ऑल दैट स्टफ जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है. सो यही है, इसी की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो इतना रोल जरूर डीएसए प्ले करती है जावा में. ओके, जावा डेवलपर का काम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि यार ये रिक्वायरमेंट आई और ऐसा काम होता है. ओके, सो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करती हूँ. तो सर्विस बेस्ड कंपनी काम किसके लिए करती हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए. तो हमारी जो हायरिंग है सर्विस बेस्ड कंपनी में हो जाती है, बट हम काम करते हैं प्रोडक्ट के लिए, दैट इज द क्लाइंट. और क्लाइंट क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. अब लेट्स सपोज, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं अमेजन का ही. अमेजन की एप्लीकेशन सबने यूज की होगी. सो अमेजन के एप्लीकेशन में आप लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, आप कार्ट में अपनी जो भी आइटम है ऐड करते हो, ठीक है. तो जो भी आप आइटम्स ऐड कर रहे हो, इसके पीछे क्या यूज हो रही है, आपकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है. सो उसके बैक साइड पे जावा यूज हो रही है. जावा बेसिकली इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज होती है. इंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब जहां बड़े बड़े लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, बिकॉज जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है. और जैसे स्केलेबिलिटी बढ़ती है, स्केलेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ यूजर्स, अगर एक एप्लीकेशन को यूज करने वाले नंबर्स बढ़ रहे हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ रही है. अमेजन के आज कितने सारे नंबर ऑफ यूजर्स है, हर कोई बच्चा अमेजन के एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहा है, तो सबको अमेजन पता है, उसकी रीच इतनी ज्यादा है, तो स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. एंड मोर ओवर सिक्योरिटी की टर्म में, अब आप पेमेंट कर रहे हो तो सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है, तो उसके बैक साइड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है. सो इसके पीछे जो डेवलपर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, और वो किसी भी मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं. लेट्स सपोज आपके पास ऐड टू कार्ट एक मॉड्यूल है, आपके पास पेमेंट एक मॉड्यूल है, आपके पास लॉग इन साइन अप एक मॉड्यूल है. अब हर एक मॉड्यूल पे डिफरेंट टीम्स डिवाइडेड होती हैं, और वो डिफरेंट टीम्स में डेवलपर्स, टेस्टर्स, टीम लीड सब वर्क कर रहे होते हैं. तो यूजुअली हमारा काम होता है कि हमें टास्क असाइन किया जाता है. वो टास्क कैसे भी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में ये चेंजेस करने हैं, या ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको स्क्रैच से बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको दी जाएंगी. आपको वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके अपना पहले सिस्टम डिजाइन, जैसे कहते हैं कि आपको डिजाइन करना है कि आप कैसे उसको मतलब कि उसका डिजाइन बिल्ड करोगे. डिजाइन बिल्ड करने के बाद फिर आप उस पर कोड करना स्टार्ट करते हो, फिर अपने डेवलपर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं. तो जावा डेवलपर का यही रोल होता है. उन्हें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए,
प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जब आप कोड लिखोगे, अगर आपको एंड टू एंड फ्लो समझ नहीं आ रहा, उसमें कोडिंग लग रही है ना, यूज हो रही है, आपको स्प्रिंग बूट अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट एपीआई या आप कार्ट में ऐड कर रहे हो तो आपकी CRUD ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, रेस्ट एपीआई यूज हो रही है। सो मैंने ये चीज मिस कर दी। रेस्ट एपीआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली कंपनी जब इंटरव्यूज लेती हैं तो वो रेस्ट एपीआई पे भी क्वेश्चन पूछती हैं, लाइक आप पोस्ट एपीआई, गेट एपीआई, डिलीट एपीआई, पुट एपीआई पूरी बना के दिखा दो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए। तो रेस्ट एपीआई पे तो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेडी करके एक बार बना लो, डेटाबेस के साथ कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो और कैसे डेटा रिट्रीव कर रहे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो यही जनरली वर्क होता है जावा डेवलपर का। सो या गौरव, आई होप दिस इज क्लियर। या काजल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, मेरी क्वेश्चन है ये, मतलब मुझे लगता है ना हर किसी का डाउट रहता है, और आजकल जो फ्रेशर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जावा डेवलपर में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है मार्केट में या नहीं है? अगर है तो कहाँ से अप्लाई करें? सपोज करो एक्सपीरियंस बंदे की भी बात करते हैं हम, फ्रेशर्स की भी बात करते हैं, कहाँ से अप्लाई करें? आपने कहाँ से अप्लाई किया था? हाँ देखो, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल गौरव, अगर बात करें मार्केट की तो यस, मार्केट वैसी नहीं है बैक देन। अगर हम कोविड के टाइम की बात करें, कोविड के टाइम पे जैसे मार्केट थी, कोविड में ऐसा था कि इतनी सारी वैकेंसीज थी ना, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी कि इंटरव्यूज भी इतने लाइट होते थे। लाइक अगर आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं भी है ना, आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लोगे और आपका पैकेज भी यहाँ से ना वहाँ तक राइज हो रहा है, ऐसी थी मार्केट। बट उस हिसाब से मार्केट वैसी नहीं है अभी की। फ्रेशर्स के लिए जावा में काफ़ी अच्छा स्कोप है। लाइक आज बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर हम बात करें, अगर इन्फोसिस की, एसेंचर, कैपजेमिनी, विप्रो, दे ऑल हायर फॉर जावा डेवलपर। अगर हम बात करते हैं बिग टेक कंपनीज की, Amazon हो गया, पेपाल, पेटीएम, सिस्को, ओरेकल, ऑल दिस कंपनीज हायर फॉर जावा डेवलपर। बट ये यस, आई वुड से कि फ्रेशर्स की वैकेंसीज अभी कम है, उतनी नहीं है। बट अगर कोई भी फ्रेशर अप्लाई करना चाहता है, आप लिंक्डइन से अप्लाई करें, नौकरी पे अपना प्रोफाइल अपडेट करें। मैं बोलूँगी कि आप जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लिंक्डइन पे हैं, आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप उनको कोल्ड ईमेल भेजो, आप उनको मैसेज कर दो, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, और उसके बाद उनको अप्रोच करो कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, तो आप उन्हें आप उनको रीच आउट करो और उनको बोलो कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी वैकेंसी है तो आप हमें रेफर कर दो। सो ये जो टेक्निक है वो फ्रेशर्स को फॉलो करनी चाहिए। मार्केट में उतनी ज़्यादा भी हायरिंग नहीं है फ्रेशर्स की, बट या फिर भी हायरिंग जरूर है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको जस्ट ट्राई करते रहना आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेशर्स को ऐसा लगता है अभी तो उस हिसाब से मेरे को कॉल ही नहीं आ रही है। मेरे को बहुत सारे फ्रेशर्स मैसेज करते हैं कि जावा डेवलपर का स्कोप अच्छा है, कंपनीज में बहुत सारी डिमांड भी है इसके लिए, बट उतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही फ्रेशर्स की, क्योंकि हर कोई कंपनी देख रही है कि हमको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से हमारा काम हो जाएगा। तो उस केस में फ्रेशर्स को लगता है जब हमारी नीड ही नहीं है तो हमें तैयारी नहीं करनी। देखो ऐसा नहीं है, मार्केट धीरे धीरे ठीक हो रही है, आपको प्रिपरेशन पे जोर लगाना है, बिकॉज जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप रेडी रहोगे तभी तो आप क्लियर कर पाओगे ना। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। जावा की मार्केट इज वेरी गुड, और ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, और ज्यादा मार्केट स्टेबल होगी, तो आप प्रिपरेशन करते रहो। और ऐसे ही लिंक्डइन से, नौकरी से, इंस्टा हायर, इंडीड, कोई भी प्लेटफॉर्म मत छोड़ो, सब पे अप्लाई करते रहो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस के लिए तो वैकेंसीज काफी हैं। अगर आप अपना पैकेज 3.64 पे हो, जंप करना चाहते हो, 10 to 15 जाना चाहते हो, तो आराम से हो जाएगा। फिर अगर आपको 15 से ऊपर जाना है या आपको 22 समथिंग लैंड करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डीएसए में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको और अपस्किल करने की नीड है। मार्केट में डिमांड है जावा डेवलपर्स की। एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्राई कर सकते हैं, सेम लिंक्डइन के थ्रू, नौकरी के थ्रू, मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था। और अगर आप अपने करियर में जंप चाहते हो, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप किसी कंपनी में हो और आपको लगता है कि मार्केट तो अच्छी नहीं है, चाहे आपकी कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर है, आप ट्राई नहीं कर पा रहे, आप इसी डर में हो कि यार मार्केट अच्छी नहीं है, मैं ट्राई करूंगा, मेरा नहीं होगा या होगा नहीं होगा, लाइक दैट आपकी थॉट्स चल रही हैं, जाओ एक ऑफर लो, ट्राई करो, मार्केट में अच्छा स्कोप है। अगर आपका पैकेज थोड़ा हाई साइड है तो आप और थोड़ा एफर्ट्स मारो, बड़ी कंपनीज टारगेट करो। बट अगर हम जनरली बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी, अगर आपका पैकेज कम भी है, थोड़ा आप हाई की तरफ एम करो, 20 तक आप आराम से जा सकते हो। आई वुड से कि अगर आपका थोड़ा अपने स्किल्स पे वर्क किया हुआ है। सो वैकेंसीज हैं, बट आपको ट्राई करना है, जस्ट डोंट गिव योर, लाइक यू डोंट हैव टू गिव अप।
I would say at the end of the day. Yeah. नहीं, डेफिनेटली देख, मार्केट तो डाउन है ही है, सबको पता है, और मैंने इसके ऊपर काफी वीडियोस निकाल रखे हैं कि यार मार्केट थोड़ा डाउन है, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिलेंगी। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ से कंपनीज को अप्लाई करें। और क्योंकि आप जैसे आप देखोगे ना तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1,72,000 कंपनीज हैं, राइट। अब किस कंपनी में कैसे वैकेंसी निकल रही है आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरा भी सजेशन रहता है लोगों को, जाओ लिंक्डइन पे जाओ, चेक करो, वहां पे जाके naukri.com पे जाओ, एक्टिव हो जाओ। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भाई एक्टिव हो जाओ, टाइम दो थोड़ा अपना, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से रेफरल मांगो, भाई अपनी कंपनी में रेफर कर दो मुझे। लोग नहीं कर रहे हो तो उन्हें मैसेज करो, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मैसेज करने में कि भाई मुझे रिप्लाई देगा या नहीं देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाओ एटलीस्ट उसे मैसेज तो करो जाके, वो रिप्लाई नहीं करेगा वो बात अलग है, लेकिन उसे मैसेज करो, और आई एम श्योर कि यार कहीं ना कहीं जॉब तो लगी जाएगी। थोड़ा टाइम एफर्ट्स जाएंगे आगे एंड टाइम भी आपका बहुत ज्यादा जाएगा, बट हाँ आपको जॉब मिल जाएगी। काजल, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई बिगनर जावा डेवलपर में जाना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीजें उसे पढ़नी चाहिए, आप बता सकते हो? सो गौरव, जैसे मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी शेयर किया था तो मैं वैसे ही बताती हूँ। तो जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जावा इटसेल्फ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो जावा तो आपको आनी चाहिए। कोई बिगिनर है जस्ट उसको सबसे पहले स्टार्ट करना है जावा से। सो जावा में भी वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले आपको उसके बेसिक पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है। आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, आप एरेज कैसे क्रिएट कर सकते हो जावा में, स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको लूप्स पता होना चाहिए, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी आनी चाहिए, इफ एल्स हो गया। ये आपको बहुत बेसिक हो गया जिससे आपको जावा का नॉलेज पता लगेगा कि जावा क्या है, JVM कैसे वर्क करता है। ये इनिशियल नॉलेज है जो हमें जावा पे लेनी चाहिए। जैसे आपके ये कॉन्सेप्ट रेडी हो जाते हैं उसके बाद यू हैव टू जंप ऑन टू द ओप्स कॉन्सेप्ट, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मतलब ओप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसमें आप एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं देन यू हैव टू लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक, फिर आपको कलेक्शंस फ्रेमवर्क पढ़ना है। सो ये सारी आपकी बेसिक जावा की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। जब आपके ये कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए उसके बाद यू हैव टू डू जावा एडवांस। मैं जावा एडवांस क्यों बोल रही हूँ, इज जस्ट बिकॉज पहले होता था कि कंपनी क्या होती है, अगर आप 3.6 टारगेट कर रहे हो, आजकल ना स्ट्रीम एपीआई बहुत ही कॉमन हो गया क्योंकि जावा वर्जन अपडेट कर रही है अपने। सो इट बिकम्स वेरी कॉमन। जावा 8 के फीचर्स आजकल फ्रेशर से भी पूछे जाते हैं, तो जावा 8 के फीचर्स आप जरूर देख के जाएं। उसमें आप कंपेरेबल कंपैरेटर, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ये आजकल इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस हो गए हैं। सो फेवरेट क्वेश्चंस भी हैं और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी। तो इसी वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट जब आप जावा सीख रहे हो तो आपको साथ के साथ पढ़ने हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। तो इसके लिए आप कोई भी जावा के लिए वीडियो फॉलो कर सकते हो। मैं इनिशियली फॉलो करती थी टेलिस्को की वीडियो, सौरभ शुक्ला की वीडियोज आर ऑल्सो गुड, और आप दुर्गेश ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। आपको इनमें से कोई भी चैनल अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। और इवन दो अगर आपको टेक्स्ट कंटेंट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जावा टी पॉइंट की हेल्प ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर गीक्स। सो इसके थ्रू आपका जो जावा का बेसिक है और एडवांस जावा जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जिससे आपकी नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हो जाएगी। जब आपके ये टॉपिक प्रिपेयर हो गए हैं उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है, और फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने की कोई नीड ही नहीं है। लाइक स्प्रिंग बूट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन दिस डेट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले हम यूज करते थे बट अब आप डायरेक्टली स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे जंप कर सकते हो। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आपको समझना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, रेस्ट एपीआईज कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे पोस्ट पोर्ट डिलीट एपीआईज क्रिएट होती हैं। सो ये सारी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट के लिए अगेन आई विल मेंशन दुर्गेश ट्यूटोरियल बिकॉज मैंने भी वहीं से वीडियो देखी थी एंड दैट्स अ वेरी गुड चैनल। अगर आप दुर्गेश की लेट्स सपोज आपको इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद है तो कोड बफर इज ऑल्सो गुड, तो आप कोड बफर की भी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ यू आर डन विद योर स्प्रिंग बूट एज वेल। अब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं बनेगा, उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में हम JDB से यूज करते थे बट अब उसकी कोई नीड नहीं है, उसमें बहुत ही मैनुअल सा कंसेप्ट रहता था। नाउ देयर इज हाइबरनेट ORM टूल।
आपको हाइबरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। अब आपको मैनुअल सेटअप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप हाइबरनेट सीखो, आपको हाइबरनेट आ गया, आपको मैपिंग्स अच्छे से समझ आ गई, टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, नाउ यू आर गुड टू गो। अब आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। एंड वन थिंग, डेटाबेस ऑल्सो, बिकॉज आपके पास, आपको पता लग गया डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, पर आपके पास डेटाबेस ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तो वो काम नहीं चलेगा ना। तो आपको डेटाबेस की भी एक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल आप डेटाबेस पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, सीक्वल सर्वर। आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस पकड़ सकते हो, सीक्वल या नॉन रिलेशनल लाइक मोंगो डीबी, रेडिस, कैसेंड्रा, दैट टोटली अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट कि माई सीक्वल से स्टार्ट करो, इजी टू अंडरस्टैंड होता है स्टार्टिंग के लिए। तो आपने माई सीक्वल कर लिया, अब इट्स टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। आप बिगिनर हो और आप सब कुछ देख लिया, आप प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज जो मेजर अंडरस्टैंडिंग रहती है वो प्रोजेक्ट से ही रहती है। कोई भी आप ट्यूटोरियल देख लो, आप ई कॉमर्स का उठा लो, क्योंकि उसमें इजी होता है अंडरस्टैंड करना। अभी मैंने आपको अमेजन वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, वैसे ही आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लो, उसमें CRUD ऑपरेशन अप्लाई करो, डिलीट का कैसे डिलीट होता है, कैसे आप कार्ट में चीजें ऐड करते हो, लॉगिन होता है, साइन अप, धीरे धीरे मॉड्यूल्स बनाओ। कुछ सोचो कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ और मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो अपनी लर्निंग के बेस पे, ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपकी काफी अच्छी जावा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अगर फ्रेशर हो तो आप रेडी हो जाओगे जावा डेवलपर। दिस इज द थिंग फॉर फ्रेशर्स। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो और अगर आपको लगता है कि आपको अपना पैकेज थोड़ा जंप कराना है, थोड़ा हाई जाना है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। फॉर फ्रेशर इट्स गुड, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, जावा सीख ली, स्प्रिंग बूट सीख लिया, हाइबरनेट सीख लिया, सीक्वल सर्वर रेडी कर लिया, नाउ यू कैन गो फॉर 3.6, 4, 5 पैकेज पे जा सकते हो। पर अगर आपको धीरे धीरे पैकेज को जंप कराना है तो आपको अपनी नॉलेज को और अपडेट करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको एड ऑन करना पड़ेगा माइक्रो सर्विसेज। आपको माइक्रो सर्विस का बेसिक तो फ्रेशर्स को भी पता होना चाहिए और एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो माइक्रो सर्विसेज के लिए अगेन आप वीडियो फॉलो कर सकते हो, सौरभ शुक्ल वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। अगेन मैंने दुर्गेश ट्यूटोरियल ही देखा था, तो माइक्रो सर्विस की वीडियो देखने के बाद फिर अगेन आप प्रोजेक्ट बनाओ माइक्रो सर्विसेज का यूज करके। प्रोजेक्ट अच्छे से आपका रेडी हो जाना चाहिए। आपने माइक्रो सर्विसेज सीख ली, उसके बाद आपने उस पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, बिकॉज विदाउट मेकिंग अ प्रोजेक्ट योर लर्निंग्स आर टोटली अ वेस्ट। ऐसे नहीं है जल्दी जल्दी से रैप अप करके बस प्रोजेक्ट बनाना नहीं, मेरा काम खत्म, इंटरव्यू देने स्टार्ट कर देने हैं, ऐसा मत करो प्लीज। लर्निंग अच्छी रहेगी आपकी। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप गिट टूल सीख सकते हो। गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कंपनी में भी जाते हो तो आपको गिट की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आजकल तो डिप्लॉयमेंट ऐसे ही पूछ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस जेंकिंस क्या होता है, कैसे पाइपलाइन रन होती है, इतनी सी बेसिक नॉलेज रखनी है। डॉकर क्या है, डॉकर का काम क्या है, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। और यही है। और एक बिल्ड टूल तो इंपॉर्टेंट है ही, मेवन और ग्रेडल दो हैं। आई वुड से कि आप मेवन ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेवन से आपको काफी अच्छे से डिटेल में पता लग जाएगा। तो इसी से कोई भी जो बिगिनर है वो स्टार्ट कर सकता है और एक्सपीरियंस लेवल तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट इससे भी आगे पहुंच सकता है, पैकेज के टर्म्स में भी और लर्निंग्स के टर्म्स में भी। ओके, सो आई वुड से कि आप अपना ऐसा रोड मैप फॉलो कर सकते हो, इसके आपकी लर्निंग्स काफी बेटर रहेंगी। ओके। एंड काजल, आपने बहुत नाइसली सारी चीजें बताई फॉर फ्रेशर्स के लिए और फॉर एक्सपीरियंस बंदे के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया होगा जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं जावा डेवलपर प्रोफाइल को, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जैसे सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जैसे आपने किया था सपोर्ट में काम, एंड आपको जावा डेवलपर की तरफ मूव होना है तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काजल, अब हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड पहला क्वेश्चन है, अगर काजल सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होती तो क्या होती? तो फिर शायद मैं एक्टिंग को करियर ऑप्ट करती, बिकॉज मुझे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं नाट्यशाला थिएटर ग्रुप में थी और मैं एक्टिंग करती थी एंड मुझे डांस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक्टिंग और डांस के कॉम्बिनेशन से मैं एक्टर होती तो ज़्यादा इंजॉय कर रही होती अपनी लाइफ को, ये मुझे ऐसा लगता है। सो या दैट आई वुड हैव बीन अगर मैं इंजीनियर नहीं होती तो। ओके, ठीक है। अगर काजल शायद सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होती, शायद हमें एक्टिंग देखने को मिलती काजल की, और पता भी नहीं रहता हमारे चैनल पे आ पाती या नहीं आ पाती। या मैं ऐसे ही चाहती थी कुछ ऐसा होता तो मजा ही आया था। करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे, फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जाना चाहिए या फिर जावा डेवलपर की तरफ जाना चाहिए, किसमें ज्यादा मार्केट में डिमांड है? देखो, जावा डेवलपर में बहुत डिमांड है। पहले आप एक चीज सीख लो
ऐसे फुल स्टैक में क्या होता है, ना हम जावा के रहते हैं ना हम फुल स्टैक के रहते हैं। इन शॉर्ट फुल स्टैक में आ जाता है आपका फ्रंट एंड साइड भी। आप पहले बैक एंड में अच्छे नहीं हो, आपको एक ही साथ बैक एंड भी सीखनी है, फ्रंट एंड भी सीखना है और दोनों चीजें साथ में सीखनी है। इसके चलते क्या होता है, आप एक भी चीज में अच्छे नहीं बन पाते हो। सो आई वुड से जाओ जावा डेवलपर की साइड, सबसे पहले अच्छे से बेसिक जावा सीखो, सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बोले उन पे फोकस करो, अच्छे से बैक एंड डेवलपर बनो, अच्छे से बैक एंड डेवलपर बनो पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे एंगुलर सीखो और फिर फुल स्टैक डेवलपर बनो। बट आई वुड सजेस्ट कि फ्रेशर हो, जावा नहीं सीखी है, पहले अच्छे से 1-2 साल काम करो बैक एंड साइड, फिर धीरे धीरे साथ में अपना एंगुलर सीख के, और बहुत सारे अब तो माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट ये सबको ही आने चाहिए। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ फुल स्टैक डेवलपर बन ही जाओगे। सो आई वुड से कि मार्केट दोनों साइड अच्छी है, फुल स्टैक की ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा रहेगी, पर वो आप बनने के लिए आपको आपका जो रोड मैप होगा वो जावा से ही निकलेगा। सो यू कैन बी जावा फुल स्टैक so you can be Java full stack developer after Java developer, so it's very important ना, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। so yeah, मार्केट में ज्यादा तो फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है, बट रास्ता जो है जो जावा डेवलपर से होके ही जाता है। ओके, बट ये रैपिड फायर था, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कोई ना। हाँ, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, काजल के पास सपोज 3 ऑफर लेटर है। पहला ऑफर लेटर आया बेंगलोर से, जहाँ पे काजल को 25 लाख मिल रहे हैं। दूसरा ऑफर लेटर आया पुणे से, जहाँ पे काजल को 22 लाख मिल रहे हैं। तीसरा ऑफर लेटर आया काजल को चंडीगढ़ से, जहाँ पे काजल को 20 लाख मिल रहे हैं। तो काजल कौन सा ज्वाइन करेगी? देखो पहले, और किस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेगी? देखो पहले तो कंपनी देखूंगी जरूर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कंपनी कौन सी है, उसमें मेरा जो है वो लर्निंग। काजल ये रैपिड फायर था। ठीक है, देखो ठीक है, सॉरी, तो फिर मैं चंडीगढ़ ऑप्ट कर लूंगी। कि लालच नहीं काजल को पैसों का, कि भाई क्या मतलब करता है, पैकेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट चंडीगढ़ बना रहना चाहिए, वहां से हटना नहीं है चंडीगढ़ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है वैसे गौरव, मतलब कि तुमने ऑप्शन दिया क्योंकि बैंगलोर अगर जा रहे हो तो उतने एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं ना, एड ऑन हो रहे हैं। तो मेरे को अगर कोई कंपनी 20 पैकेज यहाँ दे रही है जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो ऑब्वियसली आई वुड ऑप्ट फॉर चंडीगढ़ ना, बिकॉज ऑब्वियसली उतना एक्सपेंस मेरा वहाँ पे रेंटल, खाने पीने, पार्टी सब में चला जाएगा। सो अभी ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे भी सब कुछ कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच काजल, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला जावा डेवलपर के बारे में। तो थैंक यू सो मच काजल हमारे चैनल पर आने के लिए। या थैंक यू सो मच गौरव। सो मैंने लास्ट वीडियो भी आपके साथ शूट की थी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, सो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी। यस, मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो आप वो जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गौरव, आपके चैनल पर दोबारा आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, दोबारा बातें करने का मौका मिला। And I'm looking at your content and you are making really such a great content and helpful as well at the same time. So yeah, it was lovely experience talking with you. Thank you so much, Gaurav.